ठंडी ना हैप्पी न्यू ईयर। आप जो ढूंढ लो भाई, सब नीचे ऑफिस में रखा। चलिए तो कल हम लोग क्या बात कर चुके हैं? क्या बात कर चुके हैं कल? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ विल और नहीं हुआ होगा अभी, फ्रीडम टू हुआ होगा। हाँ हाँ, फ्रीडम टू हुआ है। फ्रीडम ऑफ विल अगला है ना, तो लिख दिया जाए फ्रीडम ऑफ विल। विल क्या है? हाँ, विल क्या है? इच्छा है। तो इच्छा जो है आपकी, उसको फ्रीडम तब मिलता है जब आपके पास चूज करने का, अगर आप चूज नहीं कर सकते तो आपके पास फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। तो जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट होते हैं वहां पर फ्रीडम ऑफ विल नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं है। जितने भी रिलीजियस स्टेट होते हैं उनमें आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे आप जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं डेमोक्रेटिक, लेकिन चूज करने का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो है, जब आपको फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, यानी कि आपको चूज करने का राइट नहीं है, तो क्या हो जाता है? जैसे नेपाल था, हिंदू स्टेट था, तो वहां भी चूज करने का ऑप्शन नहीं था। तो जहां भी चूज करने का ऑप्शन नहीं होता वहां फ्रीडम ऑफ विल नहीं होती। और फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं होते, और अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आप चूज क्या करेंगे? खाक, तो आप चूज कर ही नहीं सकते। चूज तो तभी कर सकते हैं जब अल्टरनेटिव्स हो। इसलिए ऐसे सभी स्टेट्स को क्या माना जाता है? अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ठीक है, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे किसी रिलीजन कर बेस जो है कोई स्टेट हो, वो सब नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में आते हैं। इसीलिए अगर आप इधर देखोगे कुछ सालों में चेंजेस आ रहे हैं। जो इस्लामिक स्टेट हैं अब उनके यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो दिए जाने शुरू हुए। सिमिलरली नेपाल ने भी अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, और चेंज करने के बाद उसने उसको क्या कर दिया? चेंज करके उसने उसको सेकुलर बना दिया। अब ये अलग बात है कि वहां का भी सेकुलरिज्म इंडिया जैसा सेकुलरिज्म है। जैसे इंडिया एक सेकुलर स्टेट नहीं है इन ट्रू सेंस, वैसे नेपाल भी ट्रू सेंस में सेकुलर स्टेट नहीं है ना। ऐसे क्या देखते हो? देखते ही रह जाओगे। ठीक है, यही तो खासियत है मनोज जायसवाल। ट्रू सेंस में सेकुलरिज्म किसको कहा जाता है? तो ट्रू सेंस में सेकुलरिज्म कहा जाता है उस स्टेट को जहां नीदर द स्टेट हैज एनी रिलीजन
nor it protects or promote or extend protection to any religion. In India, state has no religion, but it provides equal and uniform protection to all the religions. That's why India is a country which can be said that is Pantha Nirpeksha, means it is not a secular like a secular concept, but it is a state where there is sect relativity within the sects. ठीक है, सेक्ट्स जो हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, अच्छा संप्रदाय क्यों कहा जाता है, सेक्ट्स क्यों कहा जाता है? एक्चुअली रिलीजन्स जितने पैदा हुए, धर्म तो कोई था ही नहीं, देयर वॉज ओनली अ नेचुरल लॉ और नेचुरल रिलीजन, तो धर्म कोई नहीं था, तो धर्म बने हैं, तो जहां से निकले हैं वो नेचुरल लॉ था या नेचुरल रिलीजन कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, इसीलिए उन्हें हम सेक्ट्स कहते हैं. रिलीजन्स आर एक्चुअली द सेक्ट्स, जिनको हम रिलीजन समझते हैं, दे आर द सेक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम समवन, सम पर्टिकुलर प्लेस और सम पर्टिकुलर आइडिया, सम पर्टिकुलर थिंग, जो भी है. तो इसलिए चलिए, तो फ्रीडम ऑफ विल के लिए किसी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ना हो इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स. और हम क्या है, जो रूसो ने कहा था कि वी आर चेन्ड, तो क्यों चेन्ड है? क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स आर shackling us. सोसाइटी, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, सब हमको क्या करता है, बांधता है. और वही था कल, फ्रीडम फ्रॉम टू फ्रीडम टू. तो जब फ्रीडम फ्रॉम टू फ्रीडम टू रहेगा, तभी असल में फ्रीडम ऑफ विल भी आएगा. अदरवाइज फ्रीडम ऑफ विल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग. लिख दिए चाहे. अच्छा, और एक चीज होगी कि जब आपके पास फ्रीडम ऑफ विल होगा, तभी आप अपने पर्टिकुलर खुद के गोल डिसाइड कर पाओगे, खुद के पर्पस, लाइफ का पर्पस डिसाइड कर पाओगे. और फ्रीडम ऑफ विल को भी कई तरह की आइडियाज या आइडियोलॉजीज हैं, जो एक तरह से कई बार डिफाइन भी करती हैं, तो कई बार रिस्ट्रिक्ट भी करती हैं. जैसे कल आपने देखा विल ऑफ गॉड, डिवाइन कमांड थ्योरी. जब यही सब होगा तो हमारी क्या इच्छा? अब तो हमारा कोई विल है ही नहीं. ठीक है, तो फिर इंसान को इतनी बुद्धि, विवेक, ये सब क्यों मिला? पता नहीं क्यों मिला. आपस में लड़ने के लिए. है ना? चलो, फ्रीडम ऑफ विल refers to choose between alternatives, and responding to the problems of life in our own way. It also includes one's own goal and initiatives
and initiatives to individual actions. Freedom of will has always been under threat due to the followings. पहला लिखिए natural theory. It says that everything is decided by the nature for you. फिर लिखिए theory of fate. FATE. It advocates that it is fate that decides your choices, actions, and future. Future, full stop. It questions the doctrine of free will. हाँ यार, विल ही तो लिख रहे हैं ना तब। फिर लिखिए थ्योरी ऑफ गॉड। अगर किसी ने दुनिया को सबसे ज्यादा कमजोर बनाया तो इसी ने बनाया, थ्योरी ऑफ गॉड ने। जबकि थ्योरी ऑफ गॉड किसी को कमजोर बनाने का सिद्धांत। गॉड में बिलीव करना, ईश्वर में आस्था रखना कहां से कमजोर किसी को बनाता है? लेकिन दुनिया को सबसे तक कमजोर अगर किसी ने बनाया तो इसी ने बनाया। बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी। It advocates that everything is predetermined by God. Everything is predetermined by God. इसीलिए इंडिया के वैल्यू सिस्टम में भगवद गीता में निष्काम कर्म योगा दिया गया। या आप सब विश्वास रखिए, यू कैन हैव फेथ इन ऑल द थ्योरीज, जिसमें रखना है रखिए, लेकिन कर्म करिए। कर्म करेंगे तो फिर शायद आपका फेट भी बदल जाए। ठीक है, तो आज मौका है, आज मैं आपको निष्काम कर्मा योगा बता दूंगा, यहीं पर आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, उस दिन छूट गया था, अभी यहां बता दूंगा। तो अब चाहे इसमें डिवाइन कमांड थ्योरी भी डाल दीजिए, वो सब एक ही चीज है।
कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही चीज है। राइट इन द न्यू लाइन, इन इंडियन वैल्यू सिस्टम कर्मवाद, कर्मवाद लिख दे रहा हूं, कर्म से कर्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहली बार क्लास में आई हैं? पहली बार आई हैं क्या? अच्छा, कर्मवाद लिखे हम लोग, सिस्टम, वैल्यू सिस्टम कर्मवाद, कर्मवाद इज नहीं यार, हाँ ठीक है कोई नहीं, रुको रुको रुको, मैं सोच क्या रहा था, गड़बड़ हो गया। इज द मेन थ्योरी, द मेन थ्योरी फॉर ह्यूमन life and human actions, for human life and human actions, है ना? It is the theory of cause and action, CAUSE, cause and action, that refers as the cause so as the action, and the net result, and the net result depends upon the net result depends upon the, किस पे डिपेंड करेगा? क्वालिटी ऑफ एक्शन पे कि क्वांटिटी ऑफ एक्शन पे? क्वालिटी ऑफ एक्शन। अब आ जाइए यहीं पर, आपको अब कर्मवाद का ओरिजिन कहां से है? इट इज गिवन इन भगवद गीता एज निष्काम कर्म योगा, is given in Bhagavad Gita as निष्काम कर्म योगा। क्या कहता है ये कहता है कि the human action, it advocates that human action should be without the expectation of result, without the expectation of result. It is just the duty of an individual to perform the task or take action which is obligatory for him or her
every action has a result same as the action, same as the action, that is, अब यहां अच्छे कर्म का फल बुरा नहीं आएगा, ध्यान से समझना। उधर क्या था कि गुड एक्शन में गिव बैड रिजल्ट, यहां नहीं आएगा। निष्कामा कर्म योगा में अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एथिक्स में सोचना भी एक एक्शन है ना। तो इसका मतलब अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। तो रांडा बर्न की जो किताब है द सीक्रेट, भगवत गीता से ली गई। भगवत गीता पढ़ करके जाने कितने लोगों को मोटिवेट करता है तुम्हारा वो बिंद्रा जो चिल्लाता है, बहुत चिखता चिल्लाता है यूट्यूब में, विवेक बिंद्रा, देख लीजिए आप, है ना। महाभारत, भगवत गीता, यही सबके सब वहीं से उठाता है। तो यहां क्या हो गया, सेम एज द एक्शन, दैट इज गुड रिजल्ट, सॉरी गुड एक्शन will give good result, while bad will give bad result। तो फोन आज 1 तारीख को क्लासें नहीं रखनी चाहिए थी, तो बस इतने फोन आ गए हैं कि दिमाग खराब है। अब एक खास बात, आपको निष्कामा कर्म योगा में जो काम करना है, जो एक्शन करना है, वो कैसे करना है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ यू हैव टू हैव a very indifferent kind of approach towards the result, not action। समझ रहे हैं बात को। मैं आपको निष्काम कर्म योगा समझा रहा हूं और बहुत सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे ये नहीं कह रहा है, उस दिन कर्मण्येवाधिकारस्ते लिख ही लिए हैं, हाँ, तो आपसे ये नहीं कह रहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप फल की चिंता नहीं करोगे, तो ये थोड़ी कह रहे कि कर्म की चिंता नहीं करनी है। यू हैव टू बी वरीड अबाउट योर कर्मा, क्योंकि कर्मा ही रिजल्ट देगा, और गुड करोगे तो गुड, बैड करोगे तो बैड। तो इनडिफरेंट होना है आपको किसके जो है रिलेटिविटी में, तो आपको रिजल्ट के लिए इनडिफरेंट होना। ये क्या करता है, ये इंसान को ग्रीड फ्री बना दे। इंसान में लालच का लेश मात्र जो है नहीं रह जाता। अंश लिखते चलिए, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, सवाल है तुम्हारे पास, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, पूछो। रिजल्ट की चिंता ही नहीं करनी है ना, क्यों, क्योंकि वो यही कह रहा है कि अगर तुमने अच्छा किया है तो अच्छा ही आएगा। आप समझिए, मैंने आपसे पहले कहा कि निष्काम कर्म योगा में अच्छे कर्मों का नतीजा बुरा नहीं होगा, इसलिए आपको कर्मों की चिंता करनी होगी।
हमारा कुरान भी यही कहता है कि आपकी डीड्स अगर ठीक होंगी तो आपको खुदा हाँ हाँ, अरे यार हद हो गई, अभी इंटेंशन पे यहां नहीं आएंगे क्या? आपको क्या करूं बार बार मैं कि आपको अपने कर्मों की चिंता करनी है। तो कर्मों की चिंता करने का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू बी वरीड अबाउट योर थॉट ओनली। सोच गलत लिया तो आप गए, अनएथिकल हो गए। आपका जितना भी गुड एक्शन है वो बैड रिजल्ट दे देगा, क्योंकि आपकी नीयत खराब थी। ट्रक के पिछवाड़े में लिखा रहता है नीयत साफ मंजिल आसान। तो वो भी भगवत गीता का एसेंस मान लीजिए, नीयत ठीक होगी तभी मंजिल मिलेगी, अदरवाइज मंजिल नहीं मिलती। ठीक है, नीयत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नीयत से किया गया काम अच्छा रिजल्ट है। तो आपको सब जगह देखो, एक बात समझ लो, सभी धार्मिक ग्रंथ इंसान को इंसान ही बनाते हैं। जानवर तो वो अधर्मी है इसलिए बन जाता है। और मेरा ये वाला डिफरेंस हमेशा याद रखना कि धार्मिक होने का मतलब बस आप काफिर नहीं है, लेकिन काफिर ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप अधर्मी नहीं हैं। आप अगर कोई भी ऐसा काम किया जो इंसानों के लिए नहीं है तो आप अधर्मी हैं। तो फिर भगवत गीता कहता है कि अब जैसे दुनिया में अधर्मी बढ़ते जाएंगे तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जितना पापी है, पाप करना भी अधर्म, मतलब जो भी गलत काम कर रहा है वो सब अधर्म है। धर्म का मतलब यहां धर्म सेक्ट से नहीं है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, कोई भी हो। तो जितना ये पापी है, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा या बढ़ता है, धर्म की हानि हो जाती होती है, तब तक मैं आता हूं। मैंने आपसे कहा ही था कि हिंदू धर्म में बड़ा सही है, सीधे भगवान चले आते हैं। आपके यहाँ मैसेंजर को आना पड़ता है, हमारे यहाँ सीधे भगवान आते हैं, टेंशन ही नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि आप इसको समझिए कि आपका इंटेंशन अगर गलत हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, निष्काम कर्म योगा में जहां भी कर्मवाद है, आप ड्यूटी एथिक्स देख लीजिए कांट की, तो वहां भी तो इंटेंशन मायने रख रहा है ना, ऑटोग्रेगल इंपेरेटिव में। तो जहां भी कर्मा पर ध्यान देना होगा, जहां पर ड्यूटी आएगी वहां इंटेंशन आएगा ही आएगा। क्यों? ड्यूटी इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके लिए आपको करना ही है, आप उससे बच नहीं सकते। और जब आपके लिए अनअवॉइडेबल है, आप उससे बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसा ड्यूटी कहता है वैसा ही सोच सकते हैं और वैसा ही कर सकते हैं, कि बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते। ठीक है, चलिए। आयतें नहीं बता सकता, नहीं तो कुरान को पूरा कहिएगा तो हम जहां जहां कहिएगा सब जगह आपको बताते जाएंगे कि देखो भगवत गीता का ये वाला एरिया, फिर वहां तुम्हारे कुरान में लिखा। पैगंबर क्यों आते हैं बताओ? क्यों आते हैं? अब दोबारा कोई पैगंबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैसेज ड्रॉप कर दिया उन्होंने, अब बाकी लोग समझो। ठीक, किसको समझना था? खलीफाओं को। खलीफा, रुक जाओ, हाँ बोलो। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, खलीफाओं को समझना था? परवीन सही बोली, रिपीट ठोक दो बेटा।
कुरान में कोई अलीफा खलीफा नहीं है। सारे फॉलोअर्स पर यह जिम्मेदारी है कि पैगंबर साहब ने जो कहा है उसको फॉलो करो। कोई खलीफा, तुम्हारा कोई नेता नहीं है, केवल पैगंबर नेता। ठीक। भागवत गीता ने भी किसी को नेता नहीं बनाया। उसने कहा, कृष्ण ने कहा, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो मैं हूं और तुम हो, बीच में कोई नहीं है। ठीक, समझ में आई बात? आगे लिख। तो इंटेंशन और ये जो बीच वाले हैं, इनकी बात किसी धर्म में नहीं होती। तो जबरदस्ती कब्जा कर ली इंस्टीट्यूशन बना लिया, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जैसे होता है धर्म का, किसी भी धर्म का, सारी गड़बड़ियां उसमें पैदा हो जाती। व्यक्तिगत चीज को संस्था बना दिया तो गड़बड़ी तो होगी। अब भाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करोगे तो कुछ फायदा नुकसान तो जोड़ोगे ना, बस वहीं से गड़बड़ी। तो बैड रिजल्ट्स ओनली। निष्काम कर्म योगा डज नॉट एडवोकेट इनडिफरेंस, सॉरी इनडिफरेंट लिखिएगा, इनडिफरेंट अप्रोच और थिंकिंग और इंटेंशन अबाउट कर्मा, अबाउट कर्मा। अरे इंटेंशन जी, इंटेंशन के बाद देखिए अबाउट कर्मा तो क्या करता है? बट टूवर्ड्स द रिजल्ट। It eradicates the greed from human being. Greed from human being. आज फिर तुम सुन नहीं रही हो, केवल लिख रही हो। कल जैसे ही तुमको मैंने बताया था सुनो और लिखो, एक शब्द इसका नहीं छूटा था। उसके बाद क्या करे, मन में 1000 तरह के सवाल चलते रहते हैं। क्लास में रह करके भी क्लास में नहीं रह पाती। चलिए, जो सवाल हैं अगर अपने इस क्लास से रिलेटेड हैं तो आप पूछ लिया करिए, तो दिमाग में मत रखिए। ठीक, हाँ हो गया ये कि भैया रिजल्ट के लिए इनडिफरेंट करता है, और फिर यही चीज बनाती है इंसान को लालच से मुक्त बना देती है। अब आइए जरा अगला पैराग्राफ। ना ना लिखिए मत, समझ लीजिए, क्योंकि वो आंसर में लिखा नहीं जाएगा। अब आप लोगों से कोई भी, जब मान लो आप किसी को कर्मावाद बता रहे हो, तो एक सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई ये बताइए कि अगर हम केवल कर्म करते जाएंगे, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कहीं अपना फोकस मिस नहीं कर जाएंगे? उमर, अच्छा मान लो कि आप रिजल्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, केवल अपनी ड्यूटी पर ड्यूटी करते जा रहे हो, कर्मा करते जा रहे हो, एक्शन करते जा रहे हो, तो तुम्हारा फोकस तो नहीं खराब होगा?
मतलब फोकस डाइवर्ट तो नहीं हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? अच्छा, आप लोग को समझ आ रहा है बात? नहीं समझ आ रहा है? भाई आप समझे नहीं। आप कोई गोल सेट करते हैं ना, आपने गोल सेट किया, अब आप उसके लिए एक्शन करने लगे। अब भगवत गीता कह रही है और या कृष्णा कह रहा है कि भाई तुम सोचो ही मत रिजल्ट के बारे में। तो गोल तो सेट किया है और रिजल्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम कहीं डेविएट नहीं हो जाएंगे अपने टारगेट से? नहीं होंगे। सही कह रही है, पर आप समझ नहीं पा रहे। उसने आंसर भी सही दिया। क्यों? क्योंकि आपको गोल आपका आपका एक्शन ही है। जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हो, जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हो, वास्तव में आपका गोल आपका कर्मा है। क्यों ऐसा? तो फिर भगवत गीता कहते हैं, अब इसमें समझाता है वो पूरी तरह से। कहते हैं कि देखो, कर्म जो है ना, ये कोई ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत मिले, है ना? अभी तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दोगे, तब ना रिजल्ट आएगा। तुरंत तो नहीं मिल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बोला क्यों भाई? बोला कि कर्म जो है वो स्टोर होते जाते हैं, संचित होते। कर्मा क्या होते हैं? स्टोर होते चले जाते हैं। और जो है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी चीजें स्टोर होती चली जाएंगी। और जब आपका कर्मा स्टोर हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी स्टोर हो रहा है, संचित हो। अभी तक इस मोमेंट के पहले तक हमने जो कुछ भी किया है वो स्टोर हो गया। आगे जो हम करेंगे वो संचीयमान है, दैट इज टू बी स्टोर्ड, और दैट विल बी स्टोर्ड। और पीछे के जन्म में हमने जो किया था वो क्या है? प्रारब्ध। तो रिजल्ट क्या मिलता है साहब? रिजल्ट मिलता है किसी भी चीज का नेट या ग्रॉस। नहीं बुझे? आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो नेट रिजल्ट होगा या ग्रॉस? हाँ? यार, बेसिक इंग्लिश नहीं जानते, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? नेट रिजल्ट होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, फाइनली चलो प्रीलिम्स वाला मार्क्स तो नहीं जुड़ता, लेकिन मेंस और इंटरव्यू दोनों का मिला करके नेट बनेगी मेरिट आपकी। समझे उमर? तो रिजल्ट जो आते हैं वो नेट रिजल्ट आते हैं। ठीक है? इसलिए और जरूरी है कि हम रिजल्ट की चिंता ना करें। नहीं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पूरी जिंदगी खूब इबादत की, पांचों वक्त का नमाज पढ़ा, किसी का कोई अहित नहीं किया, फिर भी दरिद्र हैं सुदामा की तरह, गरीब, परेशान, हैरान, कोई सुख नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, नो हैप्पीनेस, नो प्लेजर, हैरान परेशान। ऐसे नेक इंसान आप देखिए तो बहुत सोसाइटी में।
बड़े अच्छे कर्म करते हैं, जब से जन्म लिया है तब से बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत हैरान परेशान है, कोई अचीवमेंट नहीं है उनके जीवन में। तो क्यों? ड्यू टू दैट नेट रिजल्ट। ला जन्म में कुछ ऐसा करके आए थे, उसका भुगतान नहीं किया पूरा, अब आए हैं, अभी और करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस्लाम में पिछला जन्म तो है नहीं भाई, अगला भी नहीं है, तो आप इसको नहीं भी मान सकते, लेकिन चूंकि एथिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर जानना तो पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, जिससे कि कर्मवाद की समझ अच्छे से हो, तो कभी भी आप ड्यूटी एथिक्स में और कर्मवाद में डिफरेंस क्रिएट कर पाए। क्लियर है? नेट रिजल्ट होता है। तो आगे बढ़िए। इंडिविजुअल्स get the result of their actions as net result, as net result. It means all the karmas produce collective result in life। बहुत बड़ी फिलॉसफी है, मैं थोड़ा सा समझा के आपको निकल जाऊंगा। अब देखिए, कलेक्टिव रिजल्ट मिला, इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। सॉरी, जो एक सिंगल होगा एक्शन, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्यों? अरे भाई, कलेक्टिव हो क्या रहा है, वो सब एक एक बूंद संचित हुआ, तभी तो कलेक्शन हुआ। समझ पा रहे हो भाई? पक्का ना? लिख दो आगे। सिमिलरली, अब देखो, ये फिलॉसफी है और बहुत ग्रेट फिलॉसफी है सर। ऐसे ऐसे रिसर्च स्कॉलर हैं यूएस और वहां पे ऑक्सफोर्ड वगैरह में, जो पूरी जिंदगी से इस पे रिसर्च कर रहे हैं भगवत गीता पे, और जिंदगी खत्म हो गई, रिसर्च नहीं पूरा हो रहा है। समस्या ये है। तो अलग 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 फिलॉसफी है। सिमिलरली, एवरी एक्शन also produces the results। Some actions may give immediate result, some collectively in future। जैसे उमर, किसी ने सड़क पे छेड़ा, इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, जूतियां निकलेंगी, इमीडिएट रिजल्ट। और खुलेआम सरेआम नहीं छेड़ा, चुपके चुपके, छुप छुप के कर रहा है, तो कई लंबा समय बीत सकता है, चुपके चुपके छेड़ रहा है या चुपके चुपके अपना जो भी कर रहा है। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा
उस दिन पूरा उसको कलेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अच्छा कमीने, तुम हमारे घर के सामने वहां बैठ के हमको ताड़ते रहते थे, कमीने तेरी तो फिर उसको सारा महीने, 2 महीने, 4 महीने का रिजल्ट कलेक्टिवली मिल जाएगा। कुछ जो है इमीडिएट रिजल्ट देते हैं और कुछ, ज्यादातर ह्यूमन एक्शन होते क्या हैं, ज्यादातर ह्यूमन एक्शन होते हैं अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए। हाँ भाई, डे टू डे एक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जितना काम अभी आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो कलेक्टिवली रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो ये जो है कर्मवाद की रियल फिलॉसफी है कि आपको रिजल्ट जो है टुकड़े टुकड़ों में भी मिल सकते हैं और इकट्ठे भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्शन। इसलिए जब मैं किसी को कहीं भी क्लास लेने जाता हूं तो सबसे पहले कहता हूं कि भैया, अगर तुम्हारे पास 12 महीने हैं तब तो तुम बनने की सोचो, कुछ नहीं है तो फिर तुम भ्रम में हो कि तुम आईएएस बन जाओगे। क्यों? कम से कम इतने समय तक आपको रेगुलर एक्शन करना ही पड़ेगा, रोज 10-12 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा, तब जाकर के सिलेबस कंप्लीट होगा। 10 घंटे का एवरेज देंगे तो साल भर में, 6 घंटे का एवरेज देंगे तो 18 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए, अब जरा ये बताइए, ये कर्मा योगा या कर्मावादा कहीं से भी आपकी फ्री विल को क्वेश्चन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ भाई, हाँ नहीं, आपके पास खूब ऑप्शन है। अच्छा करना चाहो तो अच्छा करो, बुरा करना चाहो तो बुरा करो, कमीनेपन पे उतरना चाहते हो कमीने बन जाओ, अच्छे बनना चाहते हो अच्छे बन जाओ, चॉइस इज योर्स। जो करोगे रिजल्ट वही मिलेगा। क्लियर? लिख दिया जाए, निष्काम कर्म योगा डज नॉट क्वेश्चन और restricts the free will, as it advocates that freedom should be given to humans to choose their actions, and thus they are they are answerable, accountable, and responsible for their actions. समझे? आप ही जिम्मेदार हो। ठीक है, खुदा नहीं, कोई और नहीं।
यू आर द रिस्पॉन्सिबल। ठीक। हाँ, खुदा क्या करेगा? वट गॉड विल डू विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। अगर आप एथिस्ट नहीं है तो गॉड देगा, एथिस्ट हैं तो कर्मा तो दे ही रहा है रिजल्ट। ठीक है। लेकिन भगवत गीता एथिस्ट तो है नहीं, तो वो कहती है कि जितना कर्म कर रहे हो सब पर मेरी नजर है और सब का रिजल्ट मैं देता हूं, मानो या ना मानो। तो अर्जुन बोला ना, हमको कैसे समझ में आया कि आप देते हो? तो फिर कहा कि देख लो, सब जितने पापी हैं सब मरे पड़े हैं, डेट और टाइम पूरा देख लो। दिखा दिया तीसरी दृष्टि से, दुर्योधन का पूरा खानदान मरा पड़ा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि रिजल्ट वो देता है। अगर हम एथिस्ट नहीं हैं, अगर हम एथिस्ट हैं तो भी कर्मा तो दे ही रहा है। कमाल का है फिलॉसफी। एथिस्ट भी फॉलो कर सकता है और रिलीजियस वन भी फॉलो कर सकता है। क्लियर है? चलिए, अगला क्रिएटिविटी है। हाँ, अरे तो कुछ और होगा। हाँ, हाँ तो लिख लो, जो भी है ठीक है। क्रिएटिविटी, ये बात तो उस दिन हो ही गई थी कि अगर फ्रीडम है तो क्रिएटिविटी है, फ्रीडम नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं है। तो लिख दिया जाए फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। एक्शन, हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्रिएटिविटी ना, तो लिखेंगे क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम। क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम आर closely related with each other. It is categorized into following three type of creativity. हाँ, three type of creativities. पहला लिखिए इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। सेकंड आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक। थर्ड, और कैसा हो सकता है क्रिएटिविटी? यूजफुल, यूजफुल। अरे भाई ये सब क्या है? पेन, ट्यूब, बोर्ड, मार्कर। तो इंजीनियर्स आर आल्सो क्रिएटिव, वो यूजफुल चीजें बनाते हैं। कलाकार लोग कलाकृतियां बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, गाने लिखने वाले इंटेलेक्चुअल हो गए, वो भी कलाकार है, कोई आर्टिस्टिक है। इंटेलेक्चुअल हो गया, आइडिया देता है, मार्गदर्शन करता है लोगों का। चलिए लिख दीजिए, खास नहीं है इसमें। इंटेलेक्चुअल्स, पहले वाले के लिए लिखिए इंटेलेक्चुअल्स थिंक एंड क्रिएट न्यू आइडियाज, philosophies and ideologies to guide and direct the society
to guide and direct the society. New line, artistic. Artistic creatives create drama, poetry, sculpture, movies, सिनेमा, अच्छा वही एक ही चीज हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रास. यूजफुल क्रिएटिविटी नेक्स्ट है. यूजफुल क्रिएटिविटी is essential for growth of civilization and making life of people convenient and making life of people convenient. आ रहा हूं भाई. Convenient and comfortable. Convenient and comfortable, like engineered goods and materials. अब जो क्रिएटिव पर्सनालिटी होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सनालिटीज. Point 1. They are playful. अरे मेरी तरफ देख लो, समझ जाओगे. क्यूरियस and have fertile imagination. Second, constructive discontent. Third, courage. Fourth, positive attitude. Fifth, modern and advanced intelligence. Modern and advanced intelligence. आप में से कितने लोग हैं जो मूवीज वगैरह देखते रहते हैं? नहीं. हाँ, नहीं देखते कभी कभार. आप नहीं देखती परवीन? बहुत कम. आप जनाब? हाँ, 1 साल से. भाई गुडनेस, 1 साल से लगे पड़े हो तैयारी में? अच्छा, कोरोना के कारण. ओके, देखते हो? हाँ, वही पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ लिया, मन किया. ये मतलब नहीं था. अगला है लव. हाँ,
मैं नहीं जानता। अरे कभी कॉपी भी पलट लिया करो मोहतरमा घर जाने के बाद। अगला हेडिंग है, चलो अगला हेडिंग है लव। हमने कहा था ना बताएंगे लव क्या होता है, जान लो आज लव क्या होता है। हम्म। लव के लिए एक स्टोरी है। गौतम बुद्धा को जब एनलाइटनमेंट हुआ तो एनलाइटनमेंट के बाद वो चाहते तो समाधिस्थ हो जाते, मतलब वो चाहते तो साल्वेशन अचीव कर ले। लेकिन उनको जो है दुनिया से इतना ज्यादा प्यार उमड़ा उनके दिमाग में, दिल में, दिमाग में, जहां भी आप लोग जो भी कहें, कि उन्होंने साल्वेशन के बजाय दुनिया को क्या करना शुरू किया, प्रीच नहीं, दुनिया को गाइड करना शुरू किया, डायरेक्शन देना शुरू किया। ठीक है, दुनिया को सन्मार्ग दिखाना शुरू किया, सही रास्ता दिखाना शुरू किया, जबकि वो चाहते तो वो साल्वेशन अचीव कर सकते। ये है प्रेम। मीन्स दैट इफ यू हैव लव you sacrifice and don't demand. Demands, you don't have love. You demand, you don't have love. You sacrifice, you have love. And once you sacrifice, you will be a loving personality also. People will also love with you. Otherwise, they not. ओके, लव क्या है? ये है, सीधे गौतम बुद्धा से ही शुरू करें आप अपनी आंसर। गौतम बुद्धा या भगवान गौतम बुद्धा, जो भी लिखना चाहे कोई, turned back from the path of seeking his personal salvation. Personal salvation. Due to the love and care, due to the love, care and, अरे कोई बात नहीं, लव एंड केयर लिख दिया तो क्या दिक्कत होगी, एंड responsibility, sorry, and sense of responsibility towards the society. And thus started to work for the removal of suffering from human life. Gandhi ji returned India from South Africa
due to his sheer love, due to his love for the country and countrymen. New paragraph. Love is a feeling that makes an individual to feel the belongingness in human beings. It is a need of socialization or social belongingness. Love is eternal, not physical. ठीक है। और ऐसा समझ लो कि मैस्लो नाम का एक स्कॉलर था मोटिवेशन में, उसने कहा कि इंसान की 5 तरह की नीड है: फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और उसने कहा कि ये जो लव वाली नीड है ये तीसरे लेवल पर है, सोशल नीड में है, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर ये फिजियोलॉजिकल होती तो इसके ना रहने पर जो आपको फील होता है वैसा फील नहीं होता। तो विरह की वेदना आपको उतना परेशान नहीं करती। इसके ना रहने पर इंडिविजुअल्स फील आइसोलेटेड, लोनली, deprived, ignored, and sometimes they feel frustration and go in depression. लेकिन ये प्रेम है, मतलब कभी कभी मजनू भी बन जाएगा, तो कभी कभी देवदास, दोनों संभावना। और ये लव है, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। लिख दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ लव an individual feels isolated, lonely, frustrated, ignored, etc. अब जितनी फीलिंग जिसको आए इसमें बढ़ा लेना। अब एक और बात यहां आप सबको बता दूं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये सारी चीजें उनके लिए हैं जो दुनियावी चीजों से मतलब रखते हैं।
सेंट लाइक पीपल आर अबव देम ऑल। ये याद रखिएगा। अब ये भी अरे यार तुम बहुत इरिटेट करती हो। बुरी आदत है, इसको बदल डालो। हमको देखो, मेरा कहीं से कोई बॉडी लैंग्वेज, मतलब हम बाकी लोगों की तरह कितना स्थिर आप देखते हैं हमको। थॉट प्रोसेस भी आप महसूस करते होंगे कितना स्टेबल इस आदमी का थॉट चलता रहता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। खाना थोड़ा टाइम लगा के खाया करो। खा लेती हूँ ना 5 मिनट में, बंद करो उसको। सच है, यस, सच बोलो ना। जल्दबाजी में खाना खाती हो ना, टाइम कम लगता है ना, यस। जितने लोगों की बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा वो है जल्दबाजी, सब लोग घड़ी रखो अपने सामने, इत्मीनान से बैठ जाओ दस्तरखान पर और 25 से 30 मिनट में खाओ, चाहे 2 ही रोटियां खाओ। अगर 1 महीने में पर्सनालिटी का जल्दबाजी ना खत्म हो जाए तो मुझे फोन करना, मैं अपना नाम मनोज जायसवाल बदल दूंगा। तुम भी देख लेना, ठीक। और मैं जानता हूं सबको, बोलता नहीं, सामान्यता। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग आए और चले गए, मैं सबके बारे में जान चुका। आई डोंट स्पीक। ये सारा कुछ लव के ना होने पर हो सकता है, ये एक समस्या है। इसलिए प्रेम जो है सबके प्रति आपको रखना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, ये ऐसी चीज है कि जितना करोगे उतना, जितना बांटोगे उतना मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग है। सिंपली आप ऐसे समझ लो कि इतना सब कुछ, जैसा मैंने बताया कि मैं 2006-07 से बोलने लग गया था कि ये हटेगा ना, कड़ा कड़ा स्टेटमेंट देने के बाद भी आज भी जम्मू कश्मीर में सारे लोग मुझे बहुत चाहते हैं। नो, दे ऑल नो दिस मैन हैड ऑलवेज अ वेरी क्लियर कट इंटेंशन, नो बायसनेस, नो एनीथिंग। धर्म वरम तो मेरा एक छोटा सा 2 लाइन का तुकबंदी है, मैं हूं काफिर मुझे मत छेड़ो, तो छेड़ा तो जलजला आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? समझाऊंगा नहीं, समझते रहिएगा। अल्फाज सारे उर्दू के हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं, आप समझिए, ठीक। चलिए, लव के बाद क्या है? विजडम। विजडम है क्या? व्हाट इज विजडम? विजडम वो चीज है जिसके कारण आप जो है अपने डिसीजंस और जजमेंट्स लेते हैं, लेकिन दैट शैल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इट मीन्स दैट विजडम डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। Wisdom emerges due to the knowledge and experience. If one has knowledge and experience, if one has knowledge and experience, then only he can have wisdom, otherwise cannot. ठीक है, तो लिखा जाए, wisdom is the ability, wisdom is the ability to make sensible decisions and judgments
based on knowledge and experience. Wisdom is the highest quality of mind. Highest quality of mind. While love is the highest quality of गुड। हमको लगा ब्रेन ही बोलिएगा आज भी लेकिन आपने नहीं बोला था ना, ब्रेन ब्रेन किसी और ने बोला था। हाँ, उमर महाराज ने बोले थे लव इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, चलिए। और आप जान लीजिए, अगर आप में सबके प्रति प्रेम है, लव इज फॉर ऑल द क्रिएचर्स, तब आप ग्रेट ह्यूमन बीइंग बन सकते। ग्रेट ह्यूमन, क्योंकि तब आप में नफरत नहीं होगी। और हेट्रेड के लिए आप देखिए कितना ज्यादा डायरेक्शन दिया गया कुरान में। नफरत तो तुम कर नहीं सकते किसी से। अगर उसको ठीक से एक्सप्लेन किया जाए तो कुरान में नफरत करने वाला काफिर माना जाएगा। चलिए, गुड लाइफ इज दैट, ऐसे न देखा करो यार, डर जाता। ये घूर 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 के निहारा ना कर। चलो, ये सोच रहा है 2 दिन से कि ये आदमी जानता कैसे सब, 2 दिन से सोच रहा है ऐसे कोई इतना पढ़ सकता है सरफराज। ये 2 दिन से बेचारा सोच रहा है। बेटा, पढ़ने से ही आता है सब, पढ़ते जाते हैं आता रहता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीजें हमारे पढ़ने पढ़ाने के रेफरेंस में है ना, वो अपने आप दिमाग में आ जाती। ऐसे आप पूछने लगोगे तो कहाँ पढ़ा, कौन सा उसमें पढ़ा, कौन सा, ये तो हमको थोड़ी नहीं याद रहेगा, वर्ष थोड़ी नहीं याद है। लेकिन हमारे पढ़ने पढ़ाने के क्रम में जितना रेफरेंस हम चाहेंगे, चाहे वो वेदास से ले आए, चाहे बाइबल से ले आए, चाहे कुरान से ले आए, सब आ जाएगा। पढ़े हैं ना भाई। स्टोर है, स्टोरेज बॉक्स यहाँ बना। ये हमारे पेने पीछे ना छोटा दिमाग नहीं है, बड़ा दिमाग। गुड लाइफ इज दैट विच इज इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय विजडम। कौन बोला था? रसेल। गुड लाइफ इज दैट विच इज इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय विजडम, रसेल ने बोला था। रसेल ये भी फिलोसफर थे, वो क्रिकेटर नहीं, बर्टन रसेल, यस, पॉलिटिकल फिलोसफर ना, याद आ गया? गुड। अरे यार, ये लोग तो फिलोसोफर थे ना, तो वही तो मैंने कल परसों में बताया था कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो फिलोसफर्स तो सब जगह बोल के चले जाते थे ना, यही तो खासियत थी इन लोगों की। लिखिए जरा एक चीज और, दिल न खुश हो जाए आपका तो बताइएगा, बशर्ते कि आप थोड़ा कट्टर ना हो। कट्टर होंगे तो आपको गाली देने का मन कर सकता है, मुझे नहीं, जो मैं लिखवाने जा रहा हूं उसको। सूफिज्म मुझे तो दे ही नहीं सकते, मन में भी गाली दोगे तो मैं सुन लूंगा, मारूंगा पटक के। सूफिज्म सेज
One should be guided by heart and closely followed by mind. Closely followed by ने कहा था, तो कादरी ने भी कहा, चिश्ती ने भी कहा, सारे लोग यही कहते थे। मियां मंसूर ने भी कहा, जिनको औरंगजेब ने काट दिया था जामा मस्जिद के सामने दिल्ली में, सबने यही कहा। अब मियां मंसूर थोड़ा सा वो कह दिए कि मैं ये खुदा हूं, अनल हक, औरंगजेब ने काट दिया। इफ यू कांट लिसन एनीवन, यू कैन नॉट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। समझते तो, सुनते तो, पूछते तो, तुम कैसे कह रहे हो, शायद वो सही बात बताते। चलिए, कहते हैं कि उनका श्राप लगा और औरंगजेब की तबाही शुरू हो गई। के बाद उसने दक्कन का प्लान किया था। दक्कन, और दक्कन का प्लान, उसके कबर होती, दक्कन न जाता तो शायद मुगलिया सल्तनत 50 साल और चलती। चलिए, अब देखो विजडम आता कैसे। तो विजडम नॉलेज और एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको पहले ही पता चल चुका है। लेकिन विजडम क्या नॉलेज और एक्सपीरियंस रहने के बावजूद भी बड़ा नॉलेज है, बड़ा एक्सपीरियंस है, तो जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन उसका लेवल क्या होगा, आप दंग रह जाएंगे। आपको विजडम हमेशा 45 डिग्री पर ही मिलेगा। नहीं समझे क्या? इतनी स्टैटिस्टिक्स तो आती होगी, आती है कि नहीं आती भगवान जाने। नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम, बनाइए। विजडम कम्स फ्रॉम नॉलेज, थोड़ा सा इसको 40 डिग्री बनाइए, तो 40 डिग्री, 45 नहीं 40 डिग्री बनाइए। चलो जैसा भी बन गया है, एक वर्ड लिख देंगे, काम चल जाएगा। 40 डिग्री बनाना, और नीचे, और नीचे लो, ये 50 डिग्री बना दी। अरे मतलब, अरे एंगल नीचे से नापा जाता है, ऊपर से नहीं यार। चलो कोई बात नहीं। तो लिखिए जरा, विजडम comes from knowledge and capacity to experience. Therefore, both must be in right position. ठीक है। Secondly, wisdom is more inclined towards experience than knowledge. Inclined towards experience than knowledge का मतलब समझ ही गए होंगे आप। नॉलेज से ज्यादा किसका रोल है? एक्सपीरियंस का रोल है। केस लिखिए, केस, एग्जाम्पल लिख दीजिए। केस का क्या है? केस और एग्जाम्पल दोनों हो जाएगा, समझ ही रहे हैं आप, है ना।
एन आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर, चाहे जो लिख दीजिए, एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ 30 ऑफ 23 25, जो भी लिख दीजिए, ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज must be having more knowledge than his subordinate of 55 years, but he or she won't be able to match the wisdom of the subordinate. इसका एक लाइव एग्जाम्पल आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी को मार दिया गया था, जियाउल हक को। नहीं सुना था? उनकी हत्या हमारे ही लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई थी। एक राजा भैया नाम का क्रिमिनल नेता है, जो कि राजा भी है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं हूं। तो दो कम्युनिटीज नहीं, दो जातियों को मैं कहूंगा, मतलब यादवास और एससीज में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ा कि वो एक तरह से दो दो चार चार गांव के लोग एक दूसरे से भिड़े हुए थे। ड्यूटी पर थे, इनको मैसेज आया, तुरंत निकल लिए। इनका ड्राइवर बोला कि सर रुक जाइए, नहीं जाना है हमको। क्यों, क्या हो गया? तुम चलो, दिमाग खराब है तुम्हारा, चलो जल्दी। तो ड्राइवर है बेचारा, वो तो जाएगा। रास्ते भर समझाता रहा कि आप फोर्स के लिए पहले फोन कर दो, फिर साइट पे पहुंचो। मैं उस गांव के एरिया को जानता हूं, वहां एक ऐसे ऐसे एससी और यादवाज हैं जो काट दे के फेंक देंगे। लौट चलिए। और वही अकेला नहीं, ड्राइवर नहीं, और भी तो 4-5 सिपाही थे, वो लोग भी, एक सब इंस्पेक्टर था, वो भी बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, वो नहीं माने। वहां गए, भीड़ लाठियों से एक दूसरे पर बरसा रही है, 5-6 लोग गिरा पड़ा है, और कम से कम 400 की भीड़, 500 की। 4 सिपाही, एक दरोगा, एक डीएसपी मैनेज कर सकता है? तो भी नहीं लौटे। अब वो कह रहा है कि लौट चलिए। नया डीएसपी हुए थे, रिवॉल्वर निकाल लिया, हवा में फायर भी कर दिए। जैसे हवा में फायर किए, तब इनको झुंड की तरह घेर लिया, इनकी रिवॉल्वर छीन के इन्हीं की रिवॉल्वर से मार। सारा पुलिस वाला जितना था सब भाग। कौन अपनी जान देगा? सब भाग गए, ये पकड़े गए, मार दिया। विजडम की कमी क्या करती है? दोष, जुनून ज्यादा पैदा कर देती है। इसलिए इंग्लिश रूल में हमेशा जो ट्रेनिंग दी जाती थी ऑफिसर्स को, उनके सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिस में अटैच किया जाता था कि फॉर 1 or 2 years यू विल ओनली असिस्ट योर सीनियर, दो ऑफ द सेम रैंक। तो कहा जाता था उस जमाने में कि द कलेक्टर्स हाउस वॉज
a new office for the newly appointed collectors. कि आप सीखो पहले सीनियर से कि काम कैसे किया जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं पैशन वालों से दूर रहे, यानी कि आपको भी पैशन से दूर रहना है। डोंट बी पैशनेट फॉर एनीथिंग। चलिए आगे लिखिए। Wisdom helps, new paragraph, wisdom helps to discriminate between true and false knowledge. And between what should really be followed. For example, compassion and kindness, versus duty of police officials to control the mob. फिर नया पैराग्राफ में आइए। विजडम रिक्वायर्स, एक मिनट, हाँ, विजडम रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ our values, and tactful handling of delicate situation, so that our choices and conduct can advance the greater good of people. Greater good of people. तो विजडम कौन किसके पास होता है? जो वाइज होता है ना? लिखिए सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइज पीपल। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइज पीपल, WISE, वाइज पीपल। पहला, they have competence. Not only functional and technical, but also overall human competence. Overall human competence. Next, they have emotional maturity. मतलब ऐसा होगा कि गुस्सा करने का भी सिचुएशन होगा तो गुस्सा नहीं करेंगे।
और कर भी लेंगे तो दिखाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर रह जाएगा। इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, बस्ट नहीं होगा, इमोशनल बस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, डिटैचमेंट एज वेल एज preserving empathy. Detachment as well as preserving empathy. ये समझ में आ गया? डिटैचमेंट, हाँ, मतलब ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। बेटा ख्याल रख रहा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं। बेगम ख्याल रखती हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ, कॉम्पिटेंस कौन सा? हाँ हाँ, तो क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। कॉम्पिटेंस का मतलब समझते हो? क्षमता होनी चाहिए। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स, okay, so the capability of doing the things not only technical but also the human, मतलब एक इंसान को जो भी अच्छा करना है वो सब अच्छा करने की क्षमता, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए अच्छा करने, दैट इज ह्यूमन कॉम्पिटेंस, ठीक है। It also means that he or she will not be dependent upon anyone. It also means that he will never beg before anyone. It also means that he will never try to get pity, kindness, sense उसको sympathy, etc. etc. खुद में क्षमतावान है, वो सब कर लेगा, ठीक है। डिटैचमेंट तो पता ही है, बिल्कुल यही तो कहते थे गौतम बुद्ध। बुद्ध कहते थे कि संसार दुख का कारण है, तो क्यों? तो जो अटैच हो, जो भी कर्म कर रहे हो, ये जो फिजिकल वर्ल्ड वाला, ये सब का रिजल्ट क्या है? सारो। क्यों? अटैच्ड हो, मरोगे ही। चलिए, चीयरफुल एंड फ्रेंडली, नेक्स्ट कैरेक्टर्स, cheerful and friendly. There is new paragraph, new line. There is a Chinese proverb. Chinese proverb that those who can control themselves others, themselves nahi, control others. Those who can control others are powerful. But those who can control themselves are more powerful. Who can control themselves are more powerful. एड एक और एग्जाम्पल टाइप लिखे, नहीं नहीं ऐसे इसी में आगे बढ़ा दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक कौटिल्य और चाणक्य
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, मॉडर्न दुनिया में आई है, कॉमा मेट्रोमैन श्रीधरन, ई श्रीधरन, मालूम है कि नहीं, जिन्होंने मेट्रो शुरू कराई। ऐसा माना जाता है कि इनकी कारण मेट्रो लाइन बिछाने में कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट, मतलब कॉस्ट कम लगी। और ये हाईली डिटैच्ड आदमी है, कभी किसी से ना 1 रुपया लिया, ना किसी का गेस्ट बने, ना किसी को गेस्ट के तौर पर अपने यहां बुलाया। सर्विंग एज पब्लिक ऑफिशियल, इंजीनियर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। इनके केवल अपने रिलेटिव से इनके घर आ सकते थे और ये केवल अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे। नो सिविल सर्वेंट, नो पॉलिटिकल लीडर्स। He had a practice, or you can say principle, that no one can meet him in his residence, at his residence. If anyone wants to meet, can come to office only. हम कहते हैं सिस्टम बड़ा करप्ट है तो कैसे ईमानदारी से काम करेंगे। आफ्टर रिटायरमेंट केरला के मंदिर में पुजारी का काम करते हैं। जहां उनका गांव था वो वहां के पुजारी के परिवार से भी थे, तो अपने मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, उसी मंदिर में सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, और पेंशन पे जीते हैं। पेंशन जो आती है उसमें से भी मैक्सिमम गरीब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। खुद वही तेंदू वड़ा, इडली सांभर यही सब खा लेते हैं मंदिर में जो मिलता है, कोई लस्ट। ठीक है, वाइज मैन। चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने धनानंद की पूरी डायनेस्टी को उखाड़ फेंका, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सिंहासन पर बैठाया, पूरा मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसका विस्तार कहां तक था आप हिस्ट्री में जानते हैं, पढ़ लेंगे, है ना। गांधार वांधार, काबुल वाबुल सब, ईरान फारस सब उसी में था। उसके बावजूद भी पूरा जीवन वो महल में नहीं घुसा, अपनी कुटी में रहते थे। कुटी समझते? झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। जबकि राजा चंद्रगुप्त उनका चेला था, जो चाहते करता। चंद्रगुप्त ने तो एक बार ये भी कहा था कि आप राजा बनो, बोले राजा बनने पर पाप कर्म भी करना पड़ता है, वो मैं नहीं करूंगा। उसने प्रश्न किया कि आपने कितने तो करवाए? बोला करवाया, किया नहीं मैंने। और जो करवाया वो पापियों का विनाश करवाया, तो पाप नहीं है मेरे ऊपर। ऐसे लोग, इनको हम कहते हैं। अब अशोका को हम क्यों कह देते हैं कि वो भी वाइज था? इसलिए वाइज था कि जैसे कलिंगा वॉर जीता, उसको भी एनलाइटनमेंट हो गया कि ये जो वायलेंस है ये वास्तव में इट इज नॉट द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में हिंसा का कोई रोल नहीं है। और सोचिए उस दौर में उसने सारा भोजन तक बदल डाला। की बात है कि उसका फूड कल्चर मतलब बुद्धिज्म हो गया, बुद्धिस्ट हो गया। और उस समय बुद्धिज्म में कोई भी हिंसा नहीं हो सकती थी।
नॉनवेज नहीं खाया जा सकता। ठीक है, वो तो बुद्धिज्म का जो विस्तार हुआ चाइना जापान ये सब, तो ये लोग अपना उनका जो फूड कल्चर था उसको लेकर के वो उसमें उन्होंने मना नहीं किया। ये है, इसलिए इनको वाइज मेन कहा जाता है। चलिए ब्रेक के बाद आते हैं। इसके बाद अब लास्ट टॉपिक है शायद इस यूनिट का, ह्यूमन एक्शन वाला एसेंस डिटर्मिनेंट सारा हो गया। अब क्या बचा है, पहला यूनिट में दो चीज हो सकता है बची हो, एक होगा लेसन्स फ्रॉम ग्रेट फिलोसफर एडमिनिस्ट्रेटर, और दूसरा क्या है, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप है, और क्या है, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। हाँ, ग्रेट लीडर्स या उनकी बात करेंगे। तो इसमें ना ग्रेट लीडर्स और इनकी बात तो एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात यहाँ करेंगे, और दूसरा ये जो है एक है एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, उसको हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद एक अलग अलग टॉपिक में, एक दूसरे टॉपिक में, वहीं पर वो ऐड ऑन हो जाता है।